काइनेमेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स। क्लास 10 में 11 में आपके एनटीएस एग्जाम में फिर हायर एंट्रेंस में भी आता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ते हैं हम लोग इसमें, इस पार्ट में क्या पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में? हियर वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट एनालाइजिंग द कॉज ऑफ मोशन। वो बॉडी ऐसे रास्ते में ऐसे ऐसे क्यों जा रहा है जानने की जरूरत नहीं, कैसे जा रहा है बस वो देखना है, क्या हो रहा है जाते वक्त उस मोशन का एनालिसिस करना है। आई एम रिपीटिंग, इट इज स्टडी ऑफ मोशन विदाउट एनालाइजिंग द कॉज ऑफ मोशन। कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, तो यहाँ पर था, यहाँ पर जाने के लिए कितना समय लगेगा वो सब, अब क्यों गोल गोल घूम रहा है वो दूसरी चीज है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। देखेंगे हाँ उसके ऊपर न्यूक्लियस से चलते एक फोर्स आ रहा है, उसको बांध के रखा है इसलिए घूम रहा है ना। तो विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन व्हेन वी एनालाइज द मोशन इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो पहला चीज जो हमें समझ में आ रहा है वो ऐसे हुआ कि स्टडी ऑफ मोशन without analyzing the cause of motion is called study of kinematics। ठीक, जिसमें हम क्यों जा रहे हैं वो नहीं देखेंगे। दिया जाएगा पार्टिकल वाज मूविंग इन ए पाथ लाइक दिस, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगेगा, या फिर यहाँ से यहाँ पर जाने के बाद उसका स्पीड कितना होगा। अगर आप ये पूछने बैठोगे इस रास्ते में कैसे गया, वो आपका सोचने की जरूरत नहीं, जो दिया गया उसको एक्सेप्ट करो, फिर एनालिसिस करो मोशन कैसा हुआ। कॉज ऑफ मोशन का एनालिसिस नहीं करना है। और मैकेनिक्स में पढ़ेंगे आगे कॉज ऑफ मोशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। सो वी आर एनालाइजिंग द मोशन इन 2 पार्ट्स। अच्छा, दूसरा हुआ, पहले हम कुछ टर्म्स यहाँ पे की टर्म्स डिफाइन करते हैं। पोजीशन ऑफ ए बॉडी, पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस is defined as a vector whose tail is at reference and head is at the position of concern or at the position of the body। हम टेक्निकली क्यों डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि आगे इसी को यूज करके मैं दूसरे चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। तो यूजुअली व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड वी टेक द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एज रेफरेंस। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक बॉडी ऐसा है, यहाँ पर रखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस बॉडी, से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ए बॉडी इज हियर। तो पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट with respect to a reference, when nothing is mentioned we take the origin of the coordinate system as reference. With respect to this reference is given by a vector whose tail is here at the reference and head is here। कहने का मतलब हुआ, अगर हम कहेंगे कोई बॉडी कहाँ पे है, एट द पोजीशन एक्स वाई, तो ये जो वेक्टर को हम देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर, सपोज ये पॉइंट ए है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, उसका x कंपोनेंट कितना होगा, x, y कंपोनेंट कितना होगा, y। तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये आप जानते हो, है ना। तो ये अंडरस्टूड व्हाट इज पोजीशन। ठीक है, धीरे धीरे से हम लोग सारा टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कब कहेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है? कोई बॉडी रेस्ट में है कब कहेंगे? कोई बॉडी रेस्ट में है जब हम कहते हैं वी से अबाउट सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम, ये समय तक वो रेस्ट में था।
मतलब उस समय में उसका पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया। अगर पोजीशन बदल रहा था तो हम कहेंगे मोशन में। तो क्या कहेंगे, इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी is changing with time, then it is said to be in motion। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई बॉडी मूव कर रहा है और मोशन में फिर भी उसका पोजीशन ज्यों का यूं रह गया। मान लो ये पोजीशन था, ये बॉडी चलने लगा, जैसे यहाँ पर आ गया तो वेक्टर कुछ दूसरा बन गया, इधर से यहाँ पर आ गया तो वेक्टर कुछ दूसरा बन गया। अगर पोजीशन कंटिन्यूअसली बदल रहा है तो हम कहेंगे ये मोशन में। इफ पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, इफ इट इज चेंजिंग विद टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। इफ इट इज नॉट चेंजिंग, इफ पोजीशन or otherwise it is called, it is said to be, otherwise it is said to be at rest। क्या ये सारे टेक्निकल स्टेटमेंट सुनने में आपको कोई दिक्कत हो रहा है, समझने में कोई दिक्कत हो रहा है? यस सर, नो? ठीक है, आप लोग जो चीज जानते हो, आप लोग जो चीज जानते हो वही चीज को, यस यस, आप लोग जो चीज जानते हो वही चीज को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा फिजिक्स का तड़का लगा के कर रहा हूं ताकि आगे इसी से मैं दूसरा चीजों को डेवलप करूंगा। वैसे आपको रेस्ट का मतलब क्या है, कोई चीज हिल डुल नहीं रहा है अपनी जगह, जहां है वहीं खड़ा है तो रेस्ट में, कोई चीज मूव कर रहा है तो मोशन में, है ना। एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ मोशंस, हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ मोशंस। कितने किस्म की मोशन हो सकता है। ए पार्टिकल में बी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मे बी अलोंग ए कर्व, मे बी अलोंग ए कर्वीलिनियर पाथ, कैसा भी मोशन हो सकता है। सो मेनी वैरायटीज ऑफ मोशन। आप अगर क्लास 11 में पढ़ोगे तो यू विल सी देयर आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ मोशन। ठीक है, we'll see position of a body changing with time, then it is said to be in motion, otherwise it is said to be at rest। ठीक है, कोई बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है वो आपको समझ में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय ए पार्टिकल। कुछ की पॉइंट्स लिख रहे हैं हम लोग जो आपको मालूम है। डिस्टेंस मूव्ड बाय ए बॉडी इन मोशन, क्योंकि कोई बॉडी मोशन में होगा तभी तो डिस्टेंस मूव करेगा। डिस्टेंस मूव्ड बाय ए बॉडी इन मोशन ओवर certain span of time, certain period of time is equal to the length of path moved, length of path moved। अगर हम कहेंगे कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आया और वो ऐसे करके गया है, कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड, तो आप कहोगे कितना लंबा रास्ता गया है ये। यू जस्ट मेजर द लेंथ ऑफ दिस पाथ। सपोज हम ये रास्ते के ऊपर एक थ्रेड रख लेंगे तो थ्रेड कितना लंबा होगा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस डी। ठीक है, यहां से यहां तक का लेंथ को हम कहेंगे डी। सो सिंपल है, डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द पाथ मूव। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो डिस्टेंस के बारे में दो तीन इंपोर्टेंट पॉइंट अगर कहेंगे तो हम क्या कहेंगे। पहला चीज हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग डिस्टेंस के बारे में देखें, दो इंपोर्टेंट चीज हमारे सामने आ रहा है। पहला हुआ कि डिस्टेंस मूव्ड बाय ए बॉडी इज ए स्केलर। दूसरा हुआ डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। कोई बॉडी एक नेगेटिव डिस्टेंस गया है वो हो नहीं सकता।
तो डिस्टेंस के बारे में ज्यादा जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं, आपको समझ में आ रहा है। इट इज ज्योमेट्रिकल लेंथ मूव्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ द पाथ मूव्ड, है ना। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग पता करने में व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को समझने की कोशिश करो। डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर है। पहला चीज क्या है, फॉर ए बॉडी in motion, the displacement between or in a time interval is a vector whose magnitude is the shortest distance whose magnitude is the shortest distance between starting point and ending point। ठीक है, and direction is from starting point to ending point। स्टेटमेंट को समझो। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, तो क्या है वेक्टर? वेक्टर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। कोई बॉडी अगर ऐसे करके गया है, इधर आके पहुंचा है, ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पर आके पहुंचा है, ए से स्टार्ट किया, बी पे पहुंच गया। बोला कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर द सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपको इट्स ए वेक्टर whose magnitude is shortest distance between A and B। अब देखो A और B के बीच में ये तो डिस्टेंस मूव हुआ है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस कितना है? मिनिमम डिस्टेंस ये है। और स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ अगर हम एक वेक्टर इंडिकेट करते हैं, उस वेक्टर को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर जिसको ग्राफिकल फॉर्म में आप ऐसे दिखा सकते हो, जिसका टेल रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, हेड रहेगा एंडिंग पॉइंट पे। तो कोई भी बॉडी जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में गया, उसका डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? क्या हमें लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है? आपको क्या लगेगा इसमें? हम देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस में भी एनीथिंग, कोई पर्टिकुलर यहां से शुरू किया, ऐसे करके गया, यहां तक गया। अब यहां से यहां तक जो वेक्टर बन गया, उसका टेल है यहां पे, हेड है यहां पे, दिस वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कितना डिस्टेंस गया है? लेंथ ऑफ दिस पाथ इज द डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? दिस। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? दिस। ये दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब ये जो एरो मार्क है उसका जो लेंथ है, दैट इज गिविंग यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो once we have understood displacement is a vector whose magnitude is the shortest distance between starting point and ending point, and direction is from the starting point towards the ending point, तो इससे काफी चीज सामने आ जाता है। कैसे? हम कहेंगे पॉइंट नंबर 2 में डिस्प्लेसमेंट is also defined as, मैं टेक्निकली लिखने की कोशिश कर रहा हूं, defined as the change in position vector of a particle, position vector of a
पार्टिकल, कोई पार्टिकल का पोजीशन बदल रहा है तभी डिस्प्लेसमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोजिंग हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल यहाँ पे था, कहाँ पे, जिसका पोजीशन वेक्टर था से p at a was the position vector, this point was a। वो पार्टिकल ऐसा रास्ता करते हुए यहाँ पर आके पहुंचा, कहाँ पे पहुंचा, एट पॉइंट बी। नाउ इट्स न्यू पोजीशन इज दिस इज पोजीशन वेक्टर बी। क्या आप कहेंगे उसका पोजीशन बदल गया? हाँ भाई बदल गया, पहले तो इधर को था, अब इधर पर, पहले इतना था, अब इतना है, तो पोजीशन वेक्टर है चेंज्ड। अच्छा, एज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग गुड, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से यहां पर आया है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखो तो PA PBS में क्या रिलेशन हम देख सकते हैं। इफ यू मेक यूज ऑफ ट्रायंगल लॉ, PA एंड S आर इन ऑर्डर, EB is equal to S। वेट एंड लिसन फर्स्ट, गलत भी बोलोगे ऊपर चढ़ के बोलोगे। PA एंड S आर इन ऑर्डर, PB इज इन रिवर्स ऑर्डर, है कि नहीं? PA एंड S आर इन ऑर्डर, PB इज इन रिवर्स ऑर्डर, तो हम क्या कहेंगे? बाय ट्रायंगल लॉ PA प्लस S इज इक्वल टू PB, तो S जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया? PB माइनस PA, दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दैट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन मींस पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो हमें अभी क्या मिल रहा है? देखो मिल गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अगेन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, हमें समझ में आ गया। कोई पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन मालूम है, फाइनल पोजीशन वेक्टर मालूम है। पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट ऑन इट्स सराउंडिंग, ठीक है? तो चेंज इन पोजीशन हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, PB माइनस P, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। अच्छा, ये बात है। अगर ये चीज हमें समझ में आ गया तो थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। क्या हमें ऐसा कोई मोशन दिख रहा है जहां पर डिस्टेंस जितना मूव हुआ है डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही मूव हुआ है? ऐसा कुछ मोशन हो सकता है? सोचो कि कोई बॉडी ऐसे एक रास्ते में जा रहा है, ठीक है? काफी लोग इसको तुरंत क्या बोल देते हैं? फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। देखो तो कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो क्या उसका डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? नहीं। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर कोई पार्टिकल ऐसे गया फिर ऐसे वापस आया, इट इज स्टिल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन डिस्टेंस मूव्ड इज मोर, डिस्प्लेसमेंट इज लेस। तो डिस्टेंस मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड दोनों बराबर कब होंगे? फिर ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, अगर उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बदल रहा है, जिसको हम कहेंगे यूनिडायरेक्शनल मोशन। फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस मूव। तो लिखेंगे फॉर unidirectional motion, for unidirectional motion magnitude of displacement, for unidirectional motion magnitude of displacement is same as distance moved। मतलब कोई पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल नहीं रहा है, हरदम एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है। जब वो यहाँ पे पहुंचा, व्हाट इज द डिस्टेंस? दिस लेंथ। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ये लेंथ। कहने का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम एज द डिस्टेंस मूव्ड ओनली व्हेन द पार्टिकल इज इन यूनिडायरेक्शनल मोशन, डोंट से स्ट्रेट लाइन मोशन। कोई चीज को हम वर्टिकली ऊपर फेंक दिए, ऊपर गया, नीचे आया, जहां से गया था वहीं पे वापस आया, क्या डिस्टेंस मूव्ड जीरो है? नहीं। क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है? हाँ है, जहां से गया था वहीं वापस आ गया। समझ में आ रहा ना? सो डोंट से स्ट्रेट लाइन मोशन, ऑलवेज से फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन।
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अदरवाइज बाकी सारा मोशन में अदरवाइज आप क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस मूव्ड, लेस देन द डिस्टेंस मूव्ड। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी अभी मिल गया है ना। अभी आपको बताना है कुछ सिंपल सा चीज। जब हम ओला कार बुक करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वी पे हिम एज पर द डिस्टेंस मूव्ड और एज पर द डिस्प्लेसमेंट मूव्ड। मतलब हम डिस्टेंस के हिसाब से देते हैं, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देंगे तो बोलेंगे चलो घुमा के ले आओ, वो घुमा के लाके घर में छोड़ देगा, घर में छोड़ देगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जहां से गए थे वहीं वापस आ गए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पैसा क्या है। हाँ, तो फिर आपको बोलोगे, हाँ उसको बोलोगे कि तुम मेरे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तुमको पैसा क्यों देंगे। ऐसा नहीं, डिस्टेंस मूव के लिए दे रहे हैं। अच्छा बताओ, कोई आदमी अगर राउरकेला स्टेशन से जाता है हावड़ा स्टेशन, कोई ये तीन दोस्त है, एक फ्लाइट में जाता है, दूसरा कार में जाता है बाई रोड, तीसरा बाई रेल जाता है, ठीक है, किसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा? क्योंकि तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट बराबर है, तीनों का एंडिंग पॉइंट बराबर है, रास्ते से कोई मतलब नहीं है कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम फॉर ऑल द थ्री। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ, ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ in that period the distance moved is zero or displacement moved is zero. Yes, मतलब आप लोग सोच पा रहे हो, अगर हम कहेंगे within certain span of time displacement moved is zero तो रेस्ट में है, नहीं हो सकता है घूम फिर के वापस आ गया है ना। जैसे टीचर क्लास से गए, आप तुरंत निकले, कॉरिडोर में एक चक्कर लगा के क्लासरूम में आके बैठ गए, टीचर को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क नहीं पड़ता है, वो आए देखे हाँ ये बच्चे तो जहाँ थे वही हैं, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब बच्चे सब अपनी जगह बैठे हैं, कहीं नहीं गए हैं, ऐसे कह सकते हैं क्या? नहीं, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब नहीं है कि आप रेस्ट में हो। डिस्टेंस मूव्ड अगर जीरो है तो आप कहोगे क्या? रेस्ट में हो। तो मतलब यू आर एबल टू एनालाइज द डिफरेंस। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी का डिस्टेंस मूव्ड जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इज जीरो बट डिस्टेंस मूव्ड इज नॉट जीरो? हाँ, अगर वो सर्कुलर क्या कोई भी मोशन में अगर वो घूम फिर के अपनी जगह वापस आ गया, घूम फिर के अपनी जगह वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इज जीरो बट डिस्टेंस इज नॉट जीरो। मतलब आपको जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में आ गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अच्छा, क्या कोई बॉडी का डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? डिस्टेंस मूव कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, बिकॉज इट इज द लेंथ एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव हो सकता है? Yes sir. Yes sir. जैसे एग्जांपल में देता हूं, ए पार्टिकल मूव्स -20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब 20 मीटर टुवर्ड्स यस, तो इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। और बाकी काफी सारे चीज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख लिए, ठीक है। Questions are so simple, everyone of you should be able to do. पूछा है, a particle is moving in a circle, find the ratio of the displacement to distance moved after half revolution and after 1.25 revolution. मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना है दिया नहीं, सपोज द रेडियस इज r, सपोज द रेडियस इज r, ये है रेडियस, और पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है सपोज ए से। बिट नंबर 1 में पूछा है आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन कहां होगा? वो डायमीट्रियली ऑपोजिट पॉइंट पे होगा, यहां पे होगा, दिस इज हाफ रिवॉल्यूशन।
है कि नहीं? तो क्या बता सकते हैं हम, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का डिस्टेंस? अगर रेडियस r है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। और व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड? डिस्टेंस मूव्ड इज लेंथ ऑफ द पाथ मूव्ड। पूरा सर्किल का लेंथ होता है 2 पाई r, ये उसका आधा होगा पाई r। रेशियो निकालना क्या बड़ी चीज है, कोई भी निकाल सकता है। तो आप कहोगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 2r and the distance moved is pi r. You can find out the ratio. Now think for bit number 2. Bit number 2 में you are asked to find out the ratio after 1.25 revolution. 1.25 revolution. अच्छा ऐसा है क्या? चलो थोड़ा देखते हैं। ये है सर्किल, यहाँ से कोई चलना शुरू किया, 1 रिवोल्यूशन के बाद पूरा वहां पे वापस आ गया। 0.25 मतलब 1/4 रिवोल्यूशन मतलब यहाँ पर। तो ऐसे एक बार घूम के यहाँ तक आया है तो हो गया 1.25 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? हम तो डिस्प्लेस रेडियस को आ गई है ना, और ये 0.25 रिवोल्यूशन मतलब 90 डिग्री है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। ये r है, ये r है, तो ये हो गया r स्क्वायर होल रूट ओवर e रूट 2r। और डिस्टेंस तो सिंपल है भाई, एक बार घूम के आने में जाता है 2 पाई r। 1.25 टाइम्स घूम के आया है, कितना दूर जाएगा? 1.25 into 2 pi r, that is equal to 2.5 r. 2.5 pi r. So once you know s, once you know d, you can easily find out the ratio. Yes, ratio आसानी से निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई भी शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया। बस खाली सत्यम सामर अपना माइक्रोफोन को ऑफ करना भूल गया, बाकी सबको ठीक है, बढ़िया। तो ये हो गई हमारे बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। A particle moves along a circle of radius r. कितना सिंपल है देखो तो। सॉल्यूशन नंबर 2 का, इसके सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा था, इसका रेडियस कितना था? r था। पार्टिकल सर्किल का रेडियस r था। बोल रहा है कि जो पार्टिकल ऐसा गया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर इट रोटेट्स बाय एन एंगल 60 डिग्री अबाउट द सेंटर। मतलब जब वो यहाँ से यहाँ पर आ गया था, वो सेंटर में कितना एंगल घूम गया है? 90 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में दिया है जब वो 60 डिग्री घूम गया होगा, मतलब ये एंगल होगा 60 डिग्री, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अरे अगर ये r है, ये r है, दोनों ये बराबर है, तो ऑब्वियसली ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू r। तो आप कहोगे हियर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू r, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? व्हेन इट इज 60 डिग्री। यस सर। ये कितना सिंपल है। तो ये कितना सिंपल हो गया, क्योंकि ये r है, ये r है, ये दोनों बराबर है, ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल बराबर है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू r। बाकी रह गया क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर सबको आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सबको आता है, तो देखते हैं। A ball was thrown vertically up from a roof of height 20 meter. The ball goes up to a height 5 meter above roof and falls to the ground. Find the total displacement and total distance. ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो गया। आप लोग तो इसके लिए काफी बड़े बच्चे बन गए, फिर भी कर लेते हैं। कोई बॉल को यहाँ से फेंका गया, कहाँ से? छत से। छत कितना हाइट पे था? 20 मीटर हाइट पे था। बॉल को कितना जोर से फेंके? ऐसे फेंके कि ये छत से ऊपर गया 5 मीटर। तो डिस्टेंस मूव्ड, ऊपर गया 5, फिर नीचे आया 5, फिर जमीन पे गिरा 20, so it is coming out to be 30 meter. And what is the displacement? Starting point से minus 20. So 20 अरे why to write minus? If you want to write the direction in terms of I cap, J cap, तो minus 20 लिखोगे, नहीं तो लिखोगे 20 मीटर। Why minus? ओ यहाँ से यहाँ पर आया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की बात करें,
हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता है? नहीं होता है, तो हम कहेंगे इट इज 20 मीटर्स ओनली। हाँ, तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन को फटाफट बता के खुश हो गए। अब आपको दुखी करने के लिए मैं कुछ और तगड़ा क्वेश्चन देना चाहता हूं। लेट मी सी। थोड़ा ये क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। A particle moves 10 meter in direction of positive x-axis and then turns right and moves 10√3 meter. What is the displacement vector? Find the magnitude of displacement. Solution to number 4. ये हमारा x-axis है, ये y-axis है। कोई पार्टिकल 10 मीटर गया in the direction of positive x-axis and then turns right, मतलब नीचे की तरफ कितना दूर गया, 10√3 मीटर। तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। ये सबको समझ में आया, लेकिन वेक्टर फॉर्म में पूछा तो क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 10 in the direction of positive x-axis and something in the direction of positive y-axis. How much in the direction of -10. yes minus 10√3 in the direction of positive y-axis. ऐसे लिखने के बाद लिखो मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान था, आप लोग कर लिए। इसमें क्या हुआ, द डिस्प्लेसमेंट इज 10 in the direction of positive x-axis and something in the direction of positive y-axis। लेकिन ये नीचे गया है 10√3 in the direction of negative y-axis, मतलब -10√3 in the direction of positive y-axis। तो ये लिखें 10 in the direction of positive x-axis and -10√3 in the direction of positive y-axis, और s का भी वैल्यू मिल गया। नंबर 4 कितना आसान था, आप में से हर कोई कर लिया। अब नंबर 5, लेट मी डू नंबर 5। नंबर 5 में क्या दिया है सॉल्यूशन, देखो ध्यान से देखो। हियर इज ए रिंग जिसका रेडियस r है और ये रोल कर रहा है। अच्छा, रोल कर रहा है, रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। रोल कर रहा है मतलब घूमते घूमते आगे जा रहा है, ठीक है। जब तक ये एक बार पूरा घूम लेगा, वो कहीं यहाँ पे आके पहुंच गया होगा और उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो फिर से लोएस्ट पोजीशन में आ गया होगा। मान लो कि ये पॉइंट है P, तो ये पॉइंट P में आ गया होगा फिर से। क्या आपको मालूम है कि अगर इसका रेडियस r है तो एक बार घूमने में ये कितना दूर गया होगा? क्या आपको मालूम है कितना दूर गया होगा? 2πr। ये समझ में आ गया कि 2πr गया होगा। नाउ बोल रहे कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा होगा, सोचो ये रिंग घूमते हुए जा रहा है, ये जैसे घूमते हुए आगे जा रहा है, ये पॉइंट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। जब ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट में होगा, कुछ यहाँ पे होगा, ऐसा होगा पोजीशन P यहाँ पे हो गया है। जब वो पॉइंट हाईएस्ट पोजीशन में होगा, क्योंकि उसका मोशन कैसा हुआ होगा, ऐसा 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 ऐसा, है कि नहीं? जब ये हाईएस्ट पोजीशन में है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? लेकिन पहले क्या बता सकते हो, ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये पूरा था 2πr, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट विल बी यस πr का स्क्वायर 2r का स्क्वायर 4√r। क्या मैं सबको समझा पाया? क्या आत्री का ये आंसर आया था? वाओ, अगर अत्री न्यूकमर है और उसका ये आंसर आया था, मतलब शी मस्ट बी ए ब्रिलियंट गर्ल, नहीं तो नहीं आना चाहिए। काफी लोग तो 2r करके बैठ जाते हैं। वेरी गुड अत्री, कीप इट अप। A man moves 10 meters to east, turns left, moves 10√3 meter and then goes up by 20√3 meter using a lift. What is the total displacement of the man? Solution is so simple. कोई आदमी, चलो सोचते हैं जो होगा भी आपको पता चल जाएगा।
अभी देखो ये गया 10 मीटर टू ईस्ट, फिर गया 10√3 मीटर, 10√3 जाने के बाद फिर लिफ्ट लेके ऊपर गया, ये गया कितना 20√3 मीटर ऐसे। तो पहले हम ये डिस्टेंस पता करते हैं, हम इसको लिखते हैं a, इसको लिखते हैं b, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर, और ये मान लो हो गया c। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नहीं, ये देख के पता चल रहा है, अगर ये a हुआ, ये b हुआ, ये मान लो ये c हुआ। पहले वो 10 मीटर गया ईस्ट की तरफ, पहले वो a गया ईस्ट की तरफ, b गया नॉर्थ की तरफ, देन लिफ्ट पकड़ के c गया। हमें चाहिए यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए। कैसे कैसे हमें ये निकाल देंगे, इन दोनों को यूज करके पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल गया। अब इसके साथ इसको यूज करेंगे, ये c है तो ये डिस्टेंस निकलेगा, तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 10 का स्क्वायर 10√3 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 10√3 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर, सबको मारपीट करो, सिंप्लीफाई करो, और मिलेगा 40 मीटर। कोई वीर जवान पहले से बता चुका है, Yes, sir. यस Yes, sir. 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 40 मीटर। देखा, ऐसा हो गया डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज डायरेक्ट डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है, यस डेफिनेशन कहता है कि डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कितना सिंपल है, फाइनल पोजीशन कितना है 10i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3i कैप माइनस 6j कैप इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7i कैप माइनस 2j कैप माइनस माइनस प्लस 4j कैप मीटर। हाँ, अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछ लेता है तो हमें किस चीज का डर है, हम तो फटाफट निकाल देते हैं। इज 49 प्लस 16 इज 65 होल ओवर इज 8.1 है कि नहीं? कितना जल्दी हो गया। Yes, sir. तो देखो, जो चीज हम लोग जानते थे, जो चीज हम लोग जानते थे वही चीज को अभी थोड़ा हम लोग वेक्टर का तड़का देके पढ़ रहे हैं। थोड़ा वेक्टर का तड़का दिए तो चीजें डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, अभी तो धीरे धीरे हम लोग, अभी तक तो तुम्हारा स्कूल लेवल में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, but now we shall see what is the difference between speed and velocity. There are numericals related to velocity, numericals related to speed. They are different questions. ठीक है, anyway enjoy these classes और पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, घर में रहो, बाहर मत जाओ, कोरोना से लड़ो, डरो मत। फिर मिलेंगे अगली क्लास। जय हिंद।